फजल खैराबादी ने शिक्षा के क्षेत्र में और दूसरे एकता के क्षेत्र में, मुल्क की मोहब्बत के क्षेत्र में जो काम किया उसे हम कभी भुला नहीं सकते। सीतापुर शहर से सटे खैराबाद कस्बे की खास पहचान रही है। इस कस्बे में कई सूफी संतों की दरगाहें हैं, जिसके कारण इसे सूफी संतों का मरकज भी कहा जाता है। एशिया प्रसिद्ध आंख अस्पताल की शुरुआत भी इसी खैराबाद कस्बे से ही हुई थी। मुगल शासनकाल में खैराबाद कस्बे को कमिश्नरी का दर्जा प्राप्त था और मौजूदा समय में सरकार की जिस योजना को ओडीओपी में लिया गया, यानी कि बुनकर उद्योग, वो भी इस कस्बे का खास व्यवसाय है। आप देख रहे हैं यूनाइटेड वार्ता यानी यूवी टीवी और मैं हूं आपके साथ धीरज श्रीवास्तव। यूनाइटेड वार्ता के खास कार्यक्रम संवाद के तहत आज हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक मुस्तफिज रहमानी जी। मुस्तफिज रहमानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुस्तफिज जी, सीतापुर स्वतंत्रता आंदोलन में काफ़ी अहम योगदान इस जिले ने निभाया है। खैराबाद कस्बा यहाँ की खास पहचान है, जिसे हिंदू मुस्लिम कौमी एकता के तौर पर भी एक पहचान मिली हुई है। यहाँ के दार्शनिक, विद्वान, कवि, शायर अल्लामा फजले खैराबादी हुए हैं, जिन्होंने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जारी किया था और उन्हें बाद में काले पानी की सजा हुई थी। उनके बारे में हम अपने दर्शकों को विस्तार से बताना चाहेंगे। नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे बुलाया। खैराबाद ही नहीं, हमारे पूरे ज़िले के बहुत से कस्बात अपना एक इतिहास रखते हैं, एक पहचान रखते हैं, जिसमें हरगाम आता है, लहरपुर आता है, खैराबाद आता है, बिस्वा आता है, मछरेटा है, आठ है, कुतुबनगर है, नीमसार और मिश्रिक। इनसे पूरी दुनिया हमारे इन कस्बात के इतिहास को जानती है। आज का मौजू और आज की गुफ्तगू अल्लामा फजल खैराबादी के हवाले से आपने जो सवाल किया है, उसका जवाब मैं देना चाहता हूँ कि आम तौर पर बहुत संक्षेप में हम लोग अल्लामा का जिक्र करते हैं, जबकि अल्लामा का जिक्र बहुत विस्तार से होना चाहिए। अल्लामा अपने वक्त के बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े फिलासफर, बहुत बड़े विद्वान और एक बहुत बड़े आलिम और आलिम के बेटे थे। आमतौर पर उनके बारे में इतना ही बताया जाता है कि उन्होंने फतवा दिया और उनको काले पानी की सज़ा हुई। लेकिन अल्लामा फजल खैराबादी से पहले 2 फतवे दिल्ली से और जारी किए गए। जो 1803 में पहला फतवा शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया था, उन्होंने 1803 में ये फतवा दिया था, जिनका संबंध भी अल्लामा फजल खैराबादी के परिवार से। और हमें गर्व है कि उनका असल वतन हरगाम था। उसके बाद उनके बेटे शाह अब्दुल अजीज़ साहब ने 1836 में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ फिर फतवा दिया था, जिसमें शाह अब्दुल अजीज़ साहब का हाथ अंग्रेज़ों ने कटवा दिया था फतवा देने के जुर्म में। इस तरह से अल्लामा से पहले 2 फतवे दिए गए थे। अल्लामा 1797 में खैराबाद में पैदा हुए। उनके वालिद फजल इमाम साहब दिल्ली में सदरुल सुदूर थे, यानी चीफ जस्टिस थे, और वहीं इनकी तालीम हुई। अल्लामा फजल खैराबादी बहुत बड़े विद्वान थे। ये गालिब के सहपाठी भी रहे और गालिब को गालिब बनाने में अल्लामा फजल खैराबादी का बहुत बड़ा हाथ है। गालिब शुरू की शायरी उनकी बड़ी मुश्किल शायरी थी। अल्लामा ने जब उनको ये बात समझाई कि अवाम के जो पल्ले न पड़े वो शायरी नहीं होती, तो वो जब अवाम की शायरी करने लगे तो उन्होंने उनका दीवान छपवाया। और आज उर्दू का सबसे बड़ा और सबसे पहला अगर कोई शायर कहलाता है तो मिर्ज़ा गालिब की हैसियत है, जो अल्लामा फजल खैराबादी की है। अल्लामा खैराबादी के बहुत से और कारनामे। उसके बाद उन्होंने अंग्रेज़ों की नौकरी तो की, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज़ अपने अत्याचार से, अपने जुल्म से बाज नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने अंग्रेज़ों की नौकरी छोड़ दी और फतवा दिया 1856 में। अल्लामा के फतवे का ख़ास असर जो हुआ, इससे जो पहले जो फतवे दिए गए, उसका असर इस वजह से इतना नहीं हुआ था कि वो ज़्यादातर फतवे उलमा के दरमियान में रहे या ख़ास लोगों के बीच में रहे। अल्लामा ने जो फतवा दिया, तो फतवा देने के बाद उन्होंने मुल्क का दौरा भी किया
और दौरे के दरमियान में उन्होंने आवाम को अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तैयार किया कि वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, उनके जुल्म के ख़िलाफ़, उनकी ज़्यादती के ख़िलाफ़ जंग करें। इसलिए उन्होंने राजा बेनी माधव को रायबरेली में उनसे मुलाकात की। इमाम खां जो बैसवाड़ा लालगंज के ज़मींदार थे उनसे मुलाकात की। हमारे सीतापुर में जो 2 जंगें हुई, एक प्लाइट फैक्ट्री के करीब में, एक बाड़ी के करीब में, इन दोनों में राजा बेनी माधव जी और इमाम खां के सिपाहियों ने जंग में अहमदुल्ला शाह फैज़ाबादी के साथ मिलकर जंग की। इमाम खां ने 313 की फ़ौज लेके आए थे और बाड़ी के करीब में उनके 3 भाई और 3 प्लाईवुड फैक्ट्री के करीब में 6 भाई उनके शहीद हुए। उसके बाद उन्होंने मशरक़े में उनके एक पीर भाई छेदा मियाँ थे, उनकी दरगाह में शरण ली। वहीं उन्होंने एक बाग लगाया, एक कुआं बनवाया। बाग और कुएं की शादी करके वो मशरक़े के अवाम में शामिल हुए। आज भी वो कुआं मशरक़े में मौजूद है। इसके अलावा उनके साथ 50 पारसी बरादरियों का एक जत्था था जिसको उन्होंने मशरक़े के पश्चिम और दक्षिण साइड में आबाद कराया, जो आज भी गंज के नाम से वो गांव जाना और पहचाना जाता है, जिसमें पारसी बरादरी के लोगों की एक बड़ी तादाद है। तो इस तरीके से अल्लामा फजल खैराबादी ने शिक्षा के क्षेत्र में और दूसरे एकता के क्षेत्र में, मुल्क की मोहब्बत के क्षेत्र में जो काम किया उसे हम कभी भुला नहीं सकते। उनका सबसे बड़ा कारनामा यही है कि जिस मजिस्ट्रेट की अदालत में उनका मुकदमा पेश हुआ था, वो उनकी मौलाना की काबिलियत की वजह से मौलाना को छोड़ना चाहता था। उसने ये कहा कि मौलाना आप सिर्फ इनकार कर दीजिए, क्योंकि उस फतवे पर 2 फजल हक और भी थे, एक फजल हक रामपुरी, एक फजल हक गोपा मोवी। तो कह रहा था कि आप इनकार कर दीजिए कि हम फजल हक खैराबादी नहीं हैं, तो हम आपको बरी करते हैं। अल्लामा ने कहा कि हम जान दे सकते हैं लेकिन अपने दस्तखतों से इनकार नहीं कर सकते। इसलिए उनको सज़ा दी गई और उनको काले पानी के लिए अंडमान निकोबार भेजा गया। इत्तेफाक से मुकदमा चला, मुकदमे में वो बरी हुए, लेकिन जब रिहाई का परवाना लेकर उनके बेटे मौलवी अब्दुल हक अंडमान निकोबार पहुँचे तो मौलाना का जनाजा निकल रहा था। इस तरीके से वो वहाँ से वापस आ गए। मौलाना अब्दुल हक ने आने के बाद यहाँ ऐलान किया कि जब मुल्क आज़ाद हो जाए, हो सकता है कि मुल्क की आज़ादी के वक्त मैं ज़िंदा न रहूँ तो मेरी कब्र पर यह खबर सुनाई जाए कि तुम्हारे ख़ानदान की कुर्बानियों की बदौलत आज मुल्क आज़ाद हुआ। जब 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो खैराबाद के नामवर आलिम मुफ्ती नजमुल हसन खैराबादी ने अल्लामा अब्दुल हक की कब्र पर जाकर और ये पैगाम सुनाया कि आज तुम्हारे ख़ानदान की बदौलत और हमारे मुल्क के लोगों की कुर्बानियों की बदौलत ये मुल्क आज़ाद हो गया है। तो अभी आपने जाना कि किस तरीके से वो सत्य की राह पर चलने वाले थे, स्वतंत्रता के लिए कितना आतुर थे कि उन्होंने ये पैगाम दे रखा था कि जब मुल्क आज़ाद हो तो उनकी कब्र पर जा करके ये संदेश पहुंचाया जाए कि भारत अंग्रेज़ों की बेड़ियों से आज़ाद हो चुका है। उन्होंने सत्य को स्वीकार किया, उन्होंने अपने बचाव में कोई झूठ नहीं बोला, ये भी उनकी एक खास पहचान रही है। वो करीब 22 महीने तक अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ की जब काले पानी की पहले सज़ा होती थी तो वहाँ पे इनको लोगों को रखा जाता था। लगभग 22 महीने तक वो रहे थे और ये एक संयोग था कि जब वो बाहर उनका जनाजा निकल रहा था उस वक्त इनकी रिहाई का परवाना वहाँ पे पहुँचा था। अभी कुछ समय पहले, करीब 3 दशक पहले कांग्रेस की सरकार थी, तब तत्कालीन गृह राज्य मंत्री रामलाल राही उनकी मज़ार पे गए थे और उसको देख करके आए थे और बाद में तय हुआ था कि उनके मज़ार की मिट्टी ला करके यहाँ पर कोई स्मारक बनवाया जाएगा, लेकिन शायद वो घोषणा अभी अधूरी रह गई है और पूरी नहीं हो पाएगी, पूरी नहीं हो पाई है। तो इस तरीके से हम मुस्तफीद जी से जानना चाहेंगे कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि आज़ादी के इस योद्धा को जो मुकाम मिलना चाहिए था, जो पहचान का मुकाम मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया है, तो उसके लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, चाहे वो प्रशासन के स्तर के हों या सरकार के स्तर के?
नीरज जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। राही जी ने, जब वो भारत के उप गृह मंत्री थे, तो वो वहाँ गए थे। आने के बाद उन्होंने बताया था, एक कमेटी भी छोटी सी बनी थी, उस कमेटी का मैं भी मेंबर था। ये बात तय हुई थी कि वहाँ चला जाए और उनकी कब्र की मिट्टी ला के खैराबाद में कहीं पर दफन की जाए और उनका स्मारक बनाया जाए। लेकिन ये हम लोगों की भी सुस्ती रही कि हम लोगों ने मांग नहीं की। अगर हम लोग मांग करते तो राही जी इस तरह के जोशीले आदमी थे कि वो ये काम को ज़रूर पूरा कराते, और उनकी ज़िंदगी काफ़ी मसरूफ़ रही, इसलिए ये काम नहीं हो पाया। चौबे जी यहाँ एक जीएम आए थे, उनसे हमने, हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ था, तो सबसे पहले हमने इस प्रोग्राम में उनसे इस बात की मांग की थी कि अल्लामा की यादगार कायम होनी चाहिए, तो उन्होंने एक यादगार कायम करवा दी। इसमें हम लोगों का भी कसूर है कि हम लोग सब कुछ सरकार से ही चाहते हैं कि सरकार करे। खैराबाद की जनता को भी चाहिए था, उनके परिवार के लोगों को भी चाहिए था। उनके परिवार में बड़े बड़े लोग आज भी हैं, जानिसार अख्तर हैं, जावेद अख्तर हैं। ये लोग चाहते तो डिमांड करके कोई ना कोई स्मारक बनवा सकते थे। तो हमारी भी इसमें कोताही है, और सरकार ने भी इस तरफ को ख़ास तवज्जो नहीं दी जो देना चाहिए, कि जिनकी बदौलत आज हम आज़ादी के माहौल में सांस ले रहे हैं, मिलजुल के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनकी यादगार कायम होनी चाहिए, उनको किसी कोर्स में शामिल करना चाहिए, जिससे आने वाली हमारी नस्ल, हमारे बच्चे समझ सकें कि हमारे बुज़ुर्गों ने कितनी कुर्बानी दी और हमको इस देश के लिए कितनी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। देशभक्त बच्चे पैदा होंगे अगर इस तरह के लोगों को कोर्स में शामिल किया। मौलाना से मुस्तफ़ीज़ जी, अगर देखा जाए तो मौलाना जी की जिस तरीके से जीवनी रही है, और आलिम दर्जे के वो विद्वान थे, उर्दू, अरबी, फारसी पर लगातार उनकी पकड़ बराबर की थी। वो मिर्ज़ा गालिब को एक तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाने में एक भूमिका अदा की। तो इस तरीके से उनका जो जीवन रहा, जो उनकी कुर्बानियाँ रहीं, आज पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तो क्या ऐसे जो आज़ादी के योद्धा रहे, आज स्वतंत्रता आंदोलन के जो नायक रहे हैं, जिनको आज गुमनामी के अंधेरे में जो लोग चले गए हैं, उनको सामने लाने की ज़रूरत महसूस की जा सकती है? बिल्कुल ज़रूरत महसूस की जा रही है। मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया कि आने वाली नस्ल को बताने के लिए उनकी यादगार कायम होनी चाहिए। हो सके तो किताबों में उनका जिक्र होना चाहिए। अगर ये सब नहीं होगा तो हमारे बच्चे किस तरह से राष्ट्रभक्त बनेंगे और किस तरह से उस बात को सोच और समझ सकेंगे कि हमारे बुज़ुर्गों ने कितनी कुर्बानी दी, और उनकी कुर्बानी की बदौलत हम आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आज़ादी के माहौल में सांस ले रहे हैं। देखिए, आपने बताया कि किस तरीके से अब ये शिद्दत के साथ ये चीज़ महसूस की जा रही है कि लोग स्वतंत्रता आंदोलन के जो अप्रतिम योद्धा हैं उनको किस तरीके से याद रखें, आने वाली पीढ़ी उनकी जीवनी को दे करके उनसे प्रेरणा ले सके। तो इस बात की कहीं न कहीं से ज़रूरत है, और सरकार के साथ ही समाज और हम सबको इसमें योगदान देने की ज़रूरत है। मुस्तफ़ीज़ जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। फजल खैराबादी ने शिक्षा के क्षेत्र में और दूसरे एकता के क्षेत्र में, मुल्क की मोहब्बत के क्षेत्र में जो काम किया, उसे हम कभी भुला नहीं सकते।